हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूंगी। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी वो है ऑंग सैन सू की के विषय में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऑंग सान सू की के नेतृत्व वाली पार्टी ने म्यांमार में हुए चुनाव में शानदार जीत प्राप्त की है। अब यहाँ पे इससे जितने इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स है यदि उनकी हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि यदि बात की जाए म्यांमार की राजधानी की तो यह इसके राजधानी का जो नाम है वो है नैप्यिदो। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से यदि इसके मुद्रा के विषय में बात की जाए तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। जो भाषा है इसकी वो है बर्मीज। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विन मिंट। ब्रिटिश से आज़ादी म्यांमार को 1948 में मिली थी। पहले इसका नाम या पूर्व में इसका नाम जो था वह बर्मा रहा था। म्यांमार नाम जो है इसका जो परिवर्तित हुआ वह 1989 में हुआ। यहाँ पे यदि बात की जाए ऑंग सान सू की के विषय में तो इन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से चुनाव लड़ा था। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 400 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पंजाब नेशनल बैंक के विषय में बात करूंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के सही अनुपालन नहीं करने के कारण पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अब यहाँ पे यदि जितनी संबंधित इससे जानकारियां हैं यदि उनकी बात की जाए तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम शक्ति कांता दास है। यदि हम पीएनबी के विषय में बात करते हैं तो पीएनबी की जो स्थापना है वह 1894 में हुई थी। इसके जो संस्थापक रहे थे वो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय रहे थे। इसके मुख्यालय की यदि बात की जाए तो पीएनबी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है तथा इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CHSS मल्लिकार्जुन राव हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से लार्सन एंड टर्बो कंपनी के विषय में बात करूंगी। लार्सन एंड टर्बो को पूर्वोत्तर में सबसे लंबे नदी पर बनने वाले पुल की सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पे जितने इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स हैं यदि उनकी हम चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि यह जो पुल है उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। यदि इस पुल के लंबाई के विषय में बात की जाए तो यह पुल 20 किलोमीटर लंबा होगा। इस पुल पर 4 लेन सड़क का पुल जो है वो बनाया जाएगा। लार्सन एंड टर्बो द्वारा 3166 करोड़ की बोली लगाई गई है जो सबसे कम है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 127B पर बनेगा। यह पुल असम के धुबरी को मेघालय के फुल बेयर से जोड़ेगा। 2026-27 तक इस पुल के बने जाने की उम्मीद है। यह नदी पुल जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है। इसके निर्माण से धुबरी और फुल बेयर के बीच की दूरी 200 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के विषय में बात करूंगी। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2019 में 12696 करोड़ रुपए ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है। यहाँ पे यदि जितने इससे संबंधित जानकारियां हैं यदि उसकी हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रदीप कुमार दास इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। इसके मुख्यालय की यदि बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यदि इसकी हम चर्चा करें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के अधीन बनाया गया है।
या भारत की मिनी रत्न श्रेणी 1 में इसे रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से टी.एस. त्रिमूर्ति के विषय में बात करूंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त टी.एस. त्रिमूर्ति के द्वारा G77 के वार्षिक विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया गया। अब यहाँ पे एक एक करके इससे जितने संबंधित और जानकारी हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, यदि उनकी हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि टी.एस. मूर्ति ने अपने संबोधन में कोविड-19 महामारी में भारत के अपने सहयोगियों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता के संदर्भ में विचार प्रकट किया है। इस मंच का शीर्षक था कोविड-19 महामारी की वैश्विक प्रतिक्रिया और यह बाधा 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए है। G77 के स्थापना की यदि बात की जाए तो G77 की स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। 134 विकासशील देश G77 के गठबंधन में सदस्य के रूप में शामिल हैं। G77 2020 की अध्यक्षता गुआना में के द्वारा की गई है। G77 का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से हेल्प एज इंडिया के विषय में बात करूंगी। 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार हेल्प एज इंडिया ने संस्थागत पुरस्कार के रूप में जीता है। अब यहाँ पे जितने इससे संबंधित जानकारियां हैं या इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं यदि उनकी हम बात करें तो हेल्प एज इंडिया भारत में वंचित बुजुर्गों के प्रति अपनी योगदान के लिए पुरस्कृत हुआ है। हेल्प एज इंडिया भारत के 20 राज्यों में स्थापित है। हेल्प एज इंडिया विगत 4 दशकों में भारत में बुजुर्गों के प्रति योगदान दे रहा है या उनके लिए कार्य कर रहा है। हेल्प एज इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। हेल्प एज इंडिया का मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी उनका नाम है रोहित प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नतालिया कनेम हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से रोहिणी कसल्स के विषय में बात करूंगी। अंडमान द्वीप और पूर्वोत्तर भारत में रोहिणी कसल्स पेड़ के मेढक को भारत, चीन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से अर्जुन प्रजापति के विषय में बात करूंगी। राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें क्लोनिंग के महारथी के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिल क्लिंटन ने इन्हें मूर्तिकार का जादूगर उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से जंगली हाथियों के विषय में बात करूंगी। जंगली हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा एक एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य जंगली हाथियों को चोटिल होने से बचाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कोविड-19 वैक्सीन के विषय में। कोविड-19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 900 करोड़ रुपए का अनुदान की घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से नीतीश कुमार के विषय में बात करूंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में सफलता प्राप्त करने के पश्चात नीतीश कुमार के द्वारा 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से स्टैचू ऑफ पीस के विषय में बात करूंगी। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151 इंच लंबी अष्ट धातु से निर्मित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के जेतपुरा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके 151st बर्थ एनिवर्सरी
के लिए किया गया है। यदि हम इनके विषय में बात करते हैं आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज के विषय में, तो ये संत थे जिन्होंने 1870 से 1954 तक इन्होंने एक संत का या साधु का जो जीवन है उन्होंने व्यतीत किया था, और तथा इन्होंने लोगों के लिए कार्य किया था जो कि सेल्फलेस डेडिकेशन था इनका लोगों के तरफ। और इन्होंने जो उनके द्वारा स्प्रेड किया गया था मैसेज या जो टीचिंग्स रहा था लॉर्ड महावीरा का, इनका जो काम रहा था, हम कह सकते हैं कि ये जो वेलफेयर है फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस एंड ऑल्सो जो है स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन, इराडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स। और जितना भी हम कह सकते हैं कि जो इंस्पिरेशन इनका रहा था या जो इंस्पायरिंग फोर्स ये रहे थे, जितने भी उस समय के लिटरेचर, पोइट्री जैसे एसेज हैं और जो हिम्स है डिवोशनल, उनके तरफ भी इनका महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सरफेस टू एयर मिसाइल के विषय में बात करूंगी। भारत के द्वारा चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज में सभी मौसम की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से लोनार झील के विषय में बात करूंगी। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चयनित किया गया है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को करंट अफेयर से संबंधित यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।